हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पॉलिटी का अगला पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब इस पार्ट में पढ़ेंगे तो पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, मतलब पार्ट्स का मतलब क्या होता है, संविधान के भाग। और ये भाग कितने ज़्यादा जरूरी है आप समझ सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपने देखा होगा। लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको पता ही है पिछला जितना भी वीडियो था हमारा वो व्हाइट बोर्ड पे था, और ये सब हम लोग शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए बहुत ही सहूलियत से। सारी चीज़ों को, सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, तो ध्यान से बने रहिएगा इस सेशन में साथ। और पार्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो आपको मालूम ही है टोटल कितने पार्ट्स है, मैं अभी दिखा देता हूं। और शेड्यूल्स कितने हैं ये दोनों पहले याद रखो। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। भाग मतलब क्या होता है, मैं पूरा संविधान है उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। अब उसमें कुछ भाग में अगर उसको नहीं डिवाइड करेंगे तो सपोज दैट आपको वो 395 डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं एक भाग में हम बांटते हैं, और इस चीज को आपको समझना है। तो ये भाग को जब आप बांटोगे तो यहां पहला भाग हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब कोई भी देश है तो उसको सबसे पहले तो आप इसी चीज में बांटोगे ना कि उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये पहला हो जाता है। याद रखिएगा पहले भाग में ये डिक्लेयर किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। दूसरा है सिटीजनशिप, नागरिकता। अब कहीं भी जब यूनियन यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र आप दे दोगे तो उसके लोगों को सिटीजनशिप तो दोगे, तो ये दूसरा पार्ट हो जाता है। तीसरा हो जाता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो कि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। चौथा हो जाता है, चौथा पार्ट जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 4 याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में। 3 है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, और 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। 4A है फंडामेंटल ड्यूटी। अब 4A क्यों लिखा गया, क्योंकि ये बाद में आया है, समझ रहे हो आप, ये बाद में आया है इसलिए इसमें ए लगाया गया। जो भी बाद में अमेंडमेंट हुए हैं, बाद में उन्हें जोड़े गए हैं, उनमें ए लगाया गया है। अब आइए फंडामेंटल ड्यूटी को याद रखिएगा 4A में कब जोड़ा गया है। अगर आपको पता है, पिछले वीडियो आपने देखे होंगे मेरे, तो जरूर पता होगा, नहीं पता होगा तो हमें बताइए। 5 हो जाएगा यूनियन और 6 हो जाएगा स्टेट। मतलब भाग 5 जो है वो संघ है और भाग 6 जो है वो राज्य है। ठीक है, 7 को बाद में डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपके लिए टेंशन नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर जो है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब 8 नंबर ये केंद्र शासित प्रदेश जैसे हमारे हो गए। अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को एक कर दिया गया है। तो टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कमेंट करके बताइए। देखें आपका जनरल नॉलेज कितना तगड़ा है। नहीं होता है तो हमसे जरूर पूछिए। अब ये 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1993 में अमेंडमेंट लाया गया था और इसको नया जोड़ा गया। तो 9 नंबर है द पंचायत, पंचायती राज सिस्टम जो है, ये आपको बात मालूम ही है। संविधान संशोधन इसका याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा पंचायत, पंचायती राज डे भी अभी आया था 24 अप्रैल को, आपको ये पता होना चाहिए। 9A में होगा म्यूनसिपालिटी, पहले पंचायत है फिर म्यूनसिपालिटी है। एंड देन 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां। सहकारी समितियां आपको मालूम ही है, काफी ज्यादा इनका रोल है अभी के डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो 9B, ये तीनों याद रखिएगा लाइन से। पहले है पंचायत, पहले ग्राम की पंचायत की बात होगी, फिर बात होगी किसकी, म्यूनसिपालिटी की, और तीसरी होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर 10 नंबर आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। देखिए हमारे देश में जो भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज थे उन पे काम करने के लिए अलग से लॉ कानून और उनके जो रेगुलेशन है वो बनाए गए हैं। उनको पार्ट यानी भाग 10 में रखा गया। भाग को कंफ्यूज नहीं करना है किससे, पार्ट से, सॉरी, भाग को कंफ्यूज शेड्यूल से नहीं करना, सूची से नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। 11 12 आपके हो जाएंगे। अगर केंद्र और राज्य में हमारे यहाँ जो संघवादी सरकार है तो इनमें बहुत तरह के रिलेशन होते हैं, जैसे फाइनेंस का रिलेशन होता है इनके बीच, अगर हम बात करें तो कानून का रिलेशन होता है, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो 11वें भाग में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 12वें भाग में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, 13वें पार्ट में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड भी होगा, कॉमर्स भी होगा, इंटरकोर्स भी होगा। अब ये चीज आपको एक साथ याद करनी है, याद रखिए 11 12 13 और 14,
क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये सब अगर अलग अलग याद करोगे तो याद करने में मुश्किल है। ट्रिक नंबर 1 कि सबको कोलाइड करके याद करो। 11 रिलेशन के बारे में, 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में, पैसा वाला रिलेशन, 13 जो है ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी बाद में आएगा लेकिन पहले मेन पैसा फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात। 14 नंबर जो है आपका सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। आपको मालूम है आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं सिविल सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन वो काम राज्य में करते हैं, ठीक है। तो ये यही सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज होगा, स्टेट सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज होंगे, उनके बारे में आपको यहां बताया गया है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। 14 नंबर क्या है? ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है 14 नंबर। अब ट्राइब्यूनल्स को जरा समझते हैं, ट्राइब्यूनल्स है क्या। आपने बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स का नाम भी सुना होगा, जैसे कई नदियों के जल बंटवारे से संबंधित होता है ट्राइब्यूनल। अगर कोई जानते हो जरूर हमें बताओ। तो ट्राइब्यूनल 14 ए में आया क्योंकि बाद में इसमें बहुत सारे क्लॉज जोड़े गए हैं, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उन पे ध्यान बनाइए, जो पूछे गए हैं आपके तरह तरह के एग्जाम में वो कौन कौन से हैं। मैं वीडियो के आखिरी में यही बताता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो रहा है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इलेक्शन कमीशन, आपको मालूम है ना इलेक्शन जो होते हैं हमारे देश में क्या रोल करते हैं। किसी की सरकार बन जाती है, किसी की उखड़ जाती है, तो ये काम इलेक्शन कमीशन करता है बहुत ही फेयरली, ऐसा मान के चलते हैं। तो इलेक्शन की जो भाग 15 है, भाग 15 वो इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को रिलेटेड है। 16 है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, कुछ क्लासेज हैं जिनको लेकर के पार्ट 16 दिया गया है। 17 इंपॉर्टेंट है, 15 और 17 आधिकारिक भाषा। आपको पता है हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। उनको लगता है कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है या कोई और इंग्लिश एक नेशनल लैंग्वेज। ऐसा कोई भी डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको जिस भी लैंग्वेज की जरूरत हो उस लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, किसी एक लैंग्वेज को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, या तमिलियंस, तेलुगु, बहुत सारे भाषा, आपको मालूम है 1500 से ऊपर भाषा है। तो आप किसी भी एक भाषा को, इतनी डाइवर्सिटी किसी दुनिया के देश में नहीं है और ना होगी। तो भारत जैसी खूबसूरत कल्चर के लोग कहीं नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज में आ गया पार्ट 17। 18 है इमरजेंसी प्रोविजन, भाग 18। इमरजेंसी में 3 इमरजेंसी होता है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, जो राज्यों में लगाया जाता है जब उनकी विधानसभा विघटित हो जाती है। तो ये 18 हो गया इमरजेंसी प्रोविजन। 19 हो गया आपका मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हुए जो मिसलेनियसली हैं तो वो डाल दिए जाते हैं 19 में। अगला है 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गड़बड़ी होगी या समय के साथ उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक मतलब क्या, इसमें सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है। तो पार्ट 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 21-22 में टेम्पररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता 21-22, लेकिन आपको 20 याद करना है। अमेंडमेंट मतलब संविधान में संशोधन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन आपके लिए जरूरी है। 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये तो आपको ऐसे भी याद हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब जो है दूसरा सिटीजनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट 3 में जरूरी है। 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जरूरी है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आपके लिए जरूरी है। 5 में आ गया यूनियन, संघ, समझ रहे हो आप, संघ आपके लिए जरूरी है। 6 में है स्टेट, 7 में है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, समझ रहे हो। 7 में ये हो गया आपका। 8 में है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। 9 पंचायत, 9A म्युनिसिपालिटी एंड 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 में हो जाएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11, 12, 13, 14 मैंने आपको एक साथ दिया था कि इसको रट डालो। रट डालने से आपको बहुत फायदा होगा और यही आपके एग्जाम में काम आएगा। शुरू कहां से होगा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, फिर फाइनेंस प्रॉपर्टी का रिलेशन, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। 14 है ट्राइब्यूनल्स। देखिए प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी छोटे छोटे आपको क्लास के रूप में स्टार्ट किया है हमने, सीरियली मतलब सिस्टमेटिकली सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने बेसिक शुरू किया है, फिर हम धीरे धीरे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी की पूरी बड़ी बड़ी चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 1-1 घंटे की होगी, 1.5-1.5 घंटे की होगी। तो चूंकि आप शुरू में बोर ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और ये इतने ज्यादा जरूरी है कि आपका बेस है, मतलब पिलर है। अगर आप यही नहीं कर पाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अब शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, इसको भी हम लोग इसमें ही पढ़ लेते हैं। क्यों, पार्ट्स एंड शेड्यूल एक साथ रहेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। क्या होता है कि पार्ट्स की वीडियो अलग रहती है, शेड्यूल की वीडियो अलग रहती है, तो मजा नहीं आता है।
शेड्यूल को भी हम समझते हैं, दोनों को ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। सेशन को लाइक करना है, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, जैसे कि वहां फर्स्ट पार्ट में था वैसे ही यहां फर्स्ट शेड्यूल में है, क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज। सबसे पहले मान लीजिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये पहले उसमें भी रहेगा। सेकेंड शेड्यूल में कहता है इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ प्रिविलेज। अब देखिए यहां शेड्यूल में थोड़ा गेम अलग है, आपको इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जाना है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें पैसे रुपए वाली बात दूसरे ही शेड्यूल में हो गई है। मतलब हमारे देश के कुछ ऐसे हैं जैसे चीफ जस्टिस हो गए या सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जज हो गए, उनको क्या वेतन और भत्ते देने हैं, वेतन और भत्तों का सेकेंड शेड्यूल में है। घबराइए मत, इसकी हिंदी वर्जन मैं बोल रहा हूं, अगर आप नोट करोगे तो सबसे बेटर पढ़ाई होती है नोट करके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस एंड प्रिविलेज, क्या क्या मिलेंगे उनको, बंगला मिलेगा कि नहीं, उनको गाड़ी कौन सी मिलेगी, ये सब चीजें यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब शपथ, पहले पैसा, दूसरा तीसरा होगा शपथ, याद रखना है आपको। फोर्थ शेड्यूल क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये हो जाएगा फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसको जरा ध्यान से समझिए, चौथा और पांचवें में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसको याद करने का एक तरीका मैं बेस्ट बताता हूं आपको क्या करना है, एक याद कर लेना है, ठीक है। आप जब जो ही एक याद कर लोगे दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा आपके हो जाएंगे। फिर फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ ट्राइबल, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे कंट्रोल होगा, ये पांचवें में है। छठे की अगर हम बात करें, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका मैंने ट्रिक दिया हुआ है पिछले भी वीडियो में, असमित्री मेघा, असम से हो गया असम, असम मित्री से मिजोरम एंड त्रिपुरा मेघा, मेघा आप समझ रहे हो, असमित्री मेघा, ये एक नाम हो जाता है। और आपका ये सिक्स शेड्यूल में, फिफ्थ में दिया गया है सिंपल सबके लिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, लेकिन छठे में चार नाम दिए गए हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, असमित्री मेघा। आपको जो ट्रिक याद है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सेवेंथ शेड्यूल में क्या कहता है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखियो भाई, हमारे देश में आपको पता ही है कि डिवीजन ऑफ पावर का क्या मतलब है, अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सेवेंथ में है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, मतलब सेंटर लिस्ट कौन होगा, स्टेट लिस्ट कौन होगा और कंकरेंट लिस्ट कौन होगा, ये तीनों लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। आठवां है ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज अभी करेंटली कितने हैं, 22 हैं। इसको हम लोग अगर और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में आपके पास यहाँ पे रख दिया है, कम मटेरियल में। हाँ, अगर आप कमेंट करोगे तो इसका डिटेल वीडियो एक अलग भी बना देंगे, पिछला वीडियो है भी हमारा पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहां से आपको मिल जाएगा। तो आठवें में ऑफिशियल लैंग्वेज 22, इसमें मालूम ही है आपको कौन कौन से लैंग्वेज है और सबसे आखिरी में कौन जोड़ा गया है, इसकी भी ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताई हुई है। 10वां है एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वां में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब आपका जो डिफेक्शन यानी कि जो लोग पार्टी बदलते हैं उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में 1985 में। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है जब भी आप दूसरे पार्टी को ज्वाइन करोगे बिना किसी ये के मतलब प्रोसेस के, तो वो आपका सदस्यता ही चला जाएगा। 11th एंड 12th शेड्यूल देखिए, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। आपने देखा था 9A और 9B ये पंचायत से संबंधित था। तो 9 जो था उस जब वो उस साल आया तो उस समय नया शेड्यूल भी जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल, और 12वां शेड्यूल जो है वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। 8 में हो गया लैंग्वेज, 9 में हो जाएगा एक्ट्स एंड रेगुलेशन डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म। अब जो भारत आजाद हुआ था तो उस समय 8 ही इसमें अनुसूचियां थी, लेकिन ये अनुसूचियां बाद में बढ़ाई गई हैं। पहला जो अनुसूची जोड़ा गया वो लैंड रिफॉर्म से जोड़ा गया 1951 में। पहला संशोधन जो हुआ था वो लैंड रिफॉर्म से हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा।
9 नंबर एक्ट्स एंड रेगुलेशन डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार से संबंधित एक्ट्स एंड रेगुलेशन। हो सकता है अगला वीडियो अगर आपको ये दोनों भाषा में बहुत अच्छे से डिटेल में चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो से हम शुरुआत करेंगे ताकि आप बोर नहीं हो, और नोट जरूर बनाइएगा और कमेंट करिएगा कि सर आपको ये वीडियो आपको कैसा बना के दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। और ये सीरीज पूरा हम कंप्लीट करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।